नमस्कार। सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, इसमें आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो होगा पीएच और इस पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहता है और क्या प्रभाव रहता है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे जो एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरह के होते हैं, प्रबल और दुर्बल दो तरह के होते हैं। और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? एक है हमारे पास सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो भी हमारे पास एसिड और बेस है उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी, आयंस की कंसंट्रेशन जो रहेगी उसके बेस पे उसका जो कलर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। लेकिन जब हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि किसी भी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी उपस्थित है, हमारा पीएच मान उसी के ऊपर निर्धारित रहता है। अब ये आपके सामने इमेज है पीएच, इसका जो मान रहेगा वो 0 से लेकर 14 तक रहेगा। 7 वाले पीएच को हम न्यूट्रल मानते हैं, उदासीन मानते हैं। 7 से कम 0 तक ये हमारा एसिडिक रहेगा, और 7 से लेकर 14 तक ये हमारा बेसिक रहेगा, क्षारकीय रहेगा। मतलब 7 से हम जितना पीछे की तरफ आते जाएंगे, 0 की तरफ आते जाएंगे, हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती जाएगी और हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी हमारी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। और जितना हम 7 से लेकर 14 की तरफ मूव करेंगे पीएच मान की तरफ, 14 पीएच मान की तरफ, उतना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी कम होती जाएगी, हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी और हमारी बेसिक प्रॉपर्टी और एल्कलाइन प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होगी। और पीएच को हम निकालते हैं फॉर्मूले से माइनस लॉग। अब यहां पे एक बिगर ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे पानी से जुड़ के, पानी के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और इसमें पीएच में H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और P का मतलब है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। अब ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है पीएच के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे होंगे कि जो पीएच स्ट्रिप जो होगी ये एक तरह की स्ट्रिप होगी कि हमारे पास और जब जिस भी मटेरियल को हमने टेस्ट करना है उस मटेरियल को पीएच स्ट्रिप के ऊपर हमने डालना है, और जो उसके अंदर कलर आएगा वो उस पदार्थ का पीएच रहेगा। अब जैसे कि हमारा रेड कलर आता है, इसका पीएच मान हमारा 1 रहेगा, और वो जो पदार्थ होगा वो बहुत एसिडिक होगा। और ग्रीन रहता है तो वो न्यूट्रल है। अगर हमारा पर्पल होगा तो पीएच मान 14 रहेगा और वो हमारा बहुत एल्कलाइन रहेगा। और ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ पदार्थों की हमने पीएच मान का टेबल लगाया है। इसमें 2-4 अगर हम कर लें, गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर 1 से लेके 1.5 तक रहेगा, लेमन जूस 2.4 रहेगा, विनेगर 2.5 रहेगा, और जो हमारा सॉर मिल्क है वो 4.5 रहेगा। एसिडिक रेंज लेस देन 5 है, और ये रेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है लाइक दिस। कॉफी का 5 है, टी का 5.5 है लाइक दिस। और हमारी स्किन के जो पीएच है वो 5.5 और 6 के बीच में रहेगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास है जितने की, और लास्ट में दिया हुआ है कास्टिक सोडा जिसमें पीएच मान दिया हुआ है 14। अभी जो आपके सामने पीएच वैल्यू दी है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ये थोड़ी बहुत रेंज में प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। देन सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक रेन की और अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अब ये आपके सामने एक डायग्राम दिखा है, और इसमें हमारी इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। और दूसरी बात हम बोलेंगे हमारे जितने फॉसिल फ्यूल जब वो बर्न करेंगे, जब इंडस्ट्रीज में करें, जब हमारे गाड़ियों में करें, ऑटोमोबाइल्स में करें, तो जब ये गैसेस एयर में जाएंगी
और वाटर के साथ मिलके दे कंबाइन, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म विद द वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। और जब इनकी मात्रा बढ़ जाए और ऑब्वियसली जब एसिडिक गैसेस बढ़ रही हैं तो हमारी जो वर्षा होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं एसिड का पार्ट होगा, और अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए देन इट कॉजेज द एसिडिक रेन, वो हम अम्लीय वर्षा करता है। और अम्लीय वर्षा हमारे बहुत हानिकारक है, और ये अम्लीय वर्षा अगर पानी में, ये नदियों में चली जाए तो नदियों में बहुत सारे हमारे जीव जंतु हैं, अम्लीय वर्षा उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती है। ये अगर मृदा में आ जाए तो मृदा की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर सकती है। हमारे बिल्डिंग्स, हमारे भवन, हमारे स्मारकों, इन सभी भी अम्लीय वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगली अगर हम बात करें पीएच ऑफ द सॉइल, अब मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सो दिखती सी बात है उसका भी कोई ना कोई पीएच मान होगा। और हमारी सॉइल का जो पीएच मान है, जो अगर हम खेती बाड़ी की बात करें, सब्जी उगाने की बात करें, तो ये माना जाता है कि अगर यदि पीएच मान 6.5 के आसपास है तो हमारी जो सॉइल है वो पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि फसल की पैदावार इंक्रीज करने के लिए हम अपने फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो होगा क्या कि उसकी जो सॉइल का जो पीएच मान है वो बदलता जाएगा, और कई बार पीएच मान इतना बदल जाता है कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसलिए जब भी आपको फर्टिलाइजर डालना है उससे पहले सॉइल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। यदि हमारी सॉइल का पीएच एसिडिक है तो हमें ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करना है जो कि एल्कलाइन नेचर का हो और हमारे सॉइल की एसिडिटी को थोड़ा कम करते, इसकी उदासीन करते। अगर बेसिक है तो हमें एसिडिक वाले फर्टिलाइजर यूज करने ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। देन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम जो कार्य होंगे वो 7 से लेके 7.8 के बीच में रहेंगे, हम बॉडी के अंदर की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें हमारे स्टमक की तो वहां पे एसिडिक है तो वहां पीएच मान हमारा 1.5 से लेके 2 तक रहता है। लेकिन एंटायर बॉडी में चाहे हमारा ब्लड है, हमारा सलाइवा है, हमारा टीयर्स है, उन सभी की जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7.4 के आसपास रहती है। और अगर इस पीएच मान से कहीं आगे पीछे हो जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। और शायद आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी कई साबुन की बात की होगी, कई क्रीम्स की बात की होगी कि इसका पीएच मान आपके स्किन को हानि नहीं पहुंचाता क्योंकि वो हमारी स्किन से मैच करता है। देन अब एक यहां पर दिया हुआ टूथ डिके का। अब अगर हम अपने मुंह की बात करें तो माउथ का जो पीएच मान है वो यूजली अल्कलाइन रहता है, मतलब वो हमारे पास 7 से लेके 7.5 या 7.8 तक रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने में शुगर है, तो शुगर अगर दांतों में रह जाएगी तो वो शुगर हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उस शुगर को डिकम्पोज करके एसिड बनाएंगे, और एसिड क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट जिससे हमारा दांत का इनेमल बनता है वो रिएक्ट करेगा, और जिस कारण हमारा जो दांत है वो खराब हो जाएगा। मतलब हमारे दांत खराब होने का कारण क्या है कि जो एसिड बना और एसिड ने किससे रिएक्ट किया, कैल्शियम फॉस्फेट से, जिसके कारण हमारा टूथ डिके हो गया, दांत हमारा खराब हो गया। देन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पीएच मान है वो बदलता रहता है। माउथ में अल्कलाइन नेचर है, 7.5 तक दिया हुआ है, स्टमक के अंदर 1.5 से लेकर 2.0 तक दिया हुआ है, और इंटेस्टाइन में अगेन हमारा जो पीएच है इट इज ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पीएच पर हमारे जो एंजाइम्स है वो वर्क करते हैं, और इसमें कहीं भी अगर चेंज हो जाए तो इट कॉजेज सम हार्म। अगर हम सिर्फ पेट की बात करें, अगर यहाँ एसिडिटी बढ़ जाए तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि
अम्लीयता को कम करता है और इसको HCl की प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को ये न्यूट्रलाइज करता है और हमें अम्लीयता से, एसिडिटी से रिलीफ मिलता है। और इसी तरह अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट और एनिमल्स भी अपने डिफेंस के लिए इन एसिड और बेस का यूज करते हैं। अब ये आपके सामने मधुमक्खी का डायग्राम, और हमें पता है कि जब ये काटती है तो इसकी जलन बहुत होती है, क्योंकि इसकी जो डंक के अंदर मिथेनोइक अम्ल होता है, और इस मिथेनोइक अम्ल में अगर हम बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को रब कर दें तो उससे एक रिलीफ मिलेगा, जलन से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा मिथेनोइक अम्ल के साथ रिएक्ट करके उसको उदासीन करेगा। इसी तरह ये हमारे पास बिच्छू बुट्टी है। बिच्छू बुट्टी के पत्ते में अगर कहीं गलती से किसी ने छू लिया तो उसके अंदर जो अम्ल होगा, मिथेनोइक अम्ल होगा, वो बॉडी के साथ रिएक्ट करके जलन पैदा करेगा। और इसी के साथ यहाँ डॉग प्लांट है जो कि पालक की तरह होगा, इसके बड़े बड़े पत्ते, ये जहाँ पे बिच्छू बुटेगी उसके आसपास जरूर होगा ये। अगर हम इसको रब करते हैं तो हमें इसकी जलन से छुटकारा मिल सकता है। अब इसी तरह कुछ हमारे पास ये अमल्स के नाम हैं जो कि आपकी बुक से लिए हुए हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल है, संतरे में सिट्रिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में हमारा मिथेनोइक अम्ल है। देन अब ये आपके लिए कुछ कॉमन एसिड्स दिए हुए हैं कि लिस्ट अलग है। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसके अंदर होगा। देन फॉर्मिक एसिड एप्पल स्ट्रॉबेरीज में होगा। और इसी के साथ जो आज की वीडियो हमने मेनली किया कि पीएच वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, और जब पीएच मान बदलता है तो एसिडिक रेन कैसे होती है, हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।